स्वतंत्रता और संपत्ति ये सिर्फ शब्द नहीं है। असल में ये वो आइडियाज हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, साम्राज्य तक हिल गए। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त आइडियाज आए कहाँ से। चलिए आज उस कहानी की परतों को खोलते हैं जिसने हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी है। आज तो ये विचार हमारे संविधान और कानूनों की एकदम बुनियाद हैं। पर इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कि ये आए कहाँ से, हमें एक ऐसी दुनिया में सफर करना होगा जहां ये अधिकार थे ही नहीं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 17वीं सदी की दुनिया की, जहां किसी के व्यक्तिगत अधिकार जैसी कोई चीज ही नहीं थी और सारी की सारी शक्ति बस कुछ निरंकुश राजाओं और सम्राटों के हाथ में थी। देखिए, उस समय दैवीय अधिकार का सिद्धांत चलता था। मतलब ये माना जाता था कि राजा को शासन करने की शक्ति सीधे भगवान से मिली है और इसलिए उसके किसी भी फैसले पर सवाल उठाना तो दूर, सोचा भी नहीं जा सकता था। लोगों की जिंदगी, उनकी जमीन जायदाद, सब कुछ राजा की मर्जी पर था। लेकिन ये व्यवस्था अब चरमरा रही थी और इसी उथल-पुथल के माहौल में कुछ नए और क्रांतिकारी विचारों के लिए जमीन तैयार हो रही थी। और ठीक इसी ऐतिहासिक मोड़ पर एक विचारक सामने आए, जिन्होंने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा रैडिकल था। उनका नाम था जॉन लॉक। जॉन लॉक एक दार्शनिक थे जिन्होंने उस समय की सबसे मजबूत धारणा को सीधी चुनौती दे दी। 1689 में आई उनकी किताब टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया जिसने सत्ता की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। उन्होंने कहा कि असली शक्ति राजा के पास नहीं बल्कि लोगों के पास होती है। और यहीं से लॉक का सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है, प्राकृतिक अधिकार। उनका कहना था कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमें कोई राजा या सरकार नहीं देती, बल्कि ये तो हमें इंसान होने के नाते जन्म से ही मिलते हैं। यह अधिकार हैं जीवन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जरा सोचिए, ये कहना कि एक आम इंसान के अधिकार भी उतने ही जरूरी हैं जितने एक राजा के, ये उस युग में एक धमाके जैसा था। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए लॉक ने प्रकृति की अवस्था की कल्पना की। मतलब एक ऐसा वक्त जब कोई सरकार नहीं थी, कोई राजा नहीं था। इस हालत में सभी लोग पूरी तरह से आज़ाद और बराबर थे और उनका बर्ताव किसी राजा के हुक्म से नहीं बल्कि तर्क और प्राकृतिक कानून से चलता था। अब यहीं पर लॉक का विचार उनके जमाने के एक और बड़े विचारक थॉमस हॉब्स से बिल्कुल अलग हो जाता है। हॉब्स का मानना था कि सरकार के बिना तो जिंदगी बस अराजकता और मारकाट से भरी होगी। लेकिन लॉक का नजरिया बहुत ही आशावादी था। वो मानते थे कि इंसान स्वभाव से तर्कसंगत और सहयोगी होते हैं। इंसान के स्वभाव को लेकर यही फर्क उन्हें एक बिल्कुल ही अलग तरह की सरकार के विचार की तरफ ले गया। तो अगर इंसान स्वभाव से इतने अच्छे हैं तो फिर सरकार की जरूरत ही क्यों है? लॉक के मुताबिक सरकार एक जरूरत तो है, लेकिन उसका एक बहुत ही खास मकसद है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लॉक ने सामाजिक अनुबंध का आइडिया पेश किया। इसे ऐसे समझिए जैसे सरकार और लोगों के बीच एक डील हो। लोग अपनी कुछ छोटी मोटी आज़ादी सरकार को देते हैं और बदले में सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक मर्जी का समझौता है। और इसी अनुबंध से लॉक का सबसे विस्फोटक आइडिया निकलता है। उनके हिसाब से कोई भी सरकार तभी तक वैध है जब तक उसे लोगों की सहमति हासिल हो। अगर कोई सरकार इस डील को तोड़ती है और लोगों के अधिकारों को बचाने की जगह उन पर जुल्म करती है, तो लोगों को न सिर्फ उसका विरोध करने का बल्कि उसे उखाड़ फेंकने का भी पूरा अधिकार है। यही था वो मशहूर विद्रोहों का अधिकार। और इसी सामाजिक अनुबंध से सीमित सरकार का सिद्धांत निकलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार सर्वशक्तिमान नहीं है, उसकी शक्ति कानून के दायरे में बंधी है और वो शक्ति आती लोगों से ही है। कानून राजा से भी ऊपर है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार लोगों की सेवक है, मालिक नहीं। अब जॉन लॉक के विचार सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहे। इन विचारों में इतनी चिंगारी थी कि इन्होंने अटलांटिक के दोनों तरफ क्रांतियों की आग जला दी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये थियरी हकीकत में बदली।
जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, लॉक के विचार सिर्फ सिद्धांत नहीं रहे। 1689 में उनकी किताब छपने के लगभग एक सदी बाद यही शब्द अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के लिए एक नारा बन गए। वो सिर्फ एक राजा के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आज़ादी के इन नए सिद्धांतों के लिए लड़ रहे थे। और इसका सबसे जीता जागता सबूत मिलता है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में। जब थॉमस जेफरसन ने अविच्छेद्य अधिकारों के बारे में लिखा तो वो लगभग सीधे सीधे जॉन लॉक को ही कोट कर रहे थे। सोचिए, एक दार्शनिक के विचार एक नए देश की नींव का दस्तावेज बन गए। ये विचारों की ताकत का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। हालांकि हर महान विचार की तरह लॉक की विरासत भी एकदम सीधी और सरल नहीं है। उनके विचारों ने बेशक दुनिया बदल दी, पर वो आलोचना से परे नहीं है। आइए जरा इस पहलू पर भी एक नज़र डालते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहमति से चलने वाली सरकार और प्राकृतिक अधिकारों पर जोर देने की वजह से जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। मतलब वो राजनीतिक दर्शन जो व्यक्तिगत अधिकारों को सबसे ऊपर रखता है। उन्होंने ही आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक सोच की नींव रखी, लेकिन वक्त के साथ उनके दर्शन की सीमाओं पर भी सवाल उठे हैं। जैसे कि मार्क्सवादी आलोचकों का तर्क है कि संपत्ति के अधिकार पर लॉक का इतना ज्यादा जोर असल में अमीरों के हितों की रक्षा करता है और असमानता को सही ठहराता है। वहीं नारीवादी आलोचक ये बताते हैं कि उनके सार्वभौमिक अधिकार असल में सिर्फ संपत्ति वाले पुरुषों पर लागू होते थे। औरतों को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। ये मानना जरूरी है कि उनके विचार अपने समय की उपज थे और इसीलिए आज भी अकादमिक जगत में उन पर बहस जारी है। इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो तय है, लॉक के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। व्यक्तिवाद का विचार, ये सोच कि लोकतंत्र की शक्ति लोगों में ही है, और एक सीमित जवाबदेह सरकार का पूरा ढांचा, ये सभी पिलर्स सीधे सीधे लॉक की सोच से ही निकले हैं। आज हम जिस भी लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, उस पर लॉक के विचारों की एक बहुत गहरी छाप है। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 300 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 21वीं सदी में जहां हमारे सामने डिजिटल प्राइवेसी, आर्थिक असमानता और ग्लोबल संकट जैसी नई चुनौतियां हैं, वहां जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने का असल में क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका